नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद सूरज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कॉलोनियलिज्म एंड नेशनलिज्म इन इंडिया जो आपका सब्जेक्ट है इरिस्पेक्टिव ऑफ कि आप किस सेमेस्टर में, किस ईयर में या फिर किस कोर्स के साथ इसे आप पढ़ रहे हैं, अगर आपके पास ये सब्जेक्ट है एंड जो टॉपिक्स मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ने हैं, देन यू कैन वॉच द वीडियो। ये मैटर नहीं करता कि आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, किसी भी सेमेस्टर में है, यू कैन वॉच द वीडियो। तो आज की ये जो वीडियो है इसमें हम फिफ्थ लेसन पढ़ेंगे जिसका नाम है बेसिकली जो फिफ्थ लेसन है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे मेजर सोशल एंड रिलीजियस मूवमेंट्स की, एंड जो लास्ट पार्ट होगा पार्ट सी, उसमें हम एजुकेशन एंड द राइज ऑफ द न्यू मिडिल क्लास पर चर्चा करेंगे। यूनिट 3 जो है वो रिफॉर्म्स एंड रेजिस्टेंस से रिलेटेड है। यूनिट 3 का जो लेसन नंबर 4 है उसमें हमने 1857 की जितनी भी मतलब कि कहानी थी, बातें थी, जितनी भी हिस्ट्री थी वो हमने चर्चा कर ली है इससे पिछले वीडियो में। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपको यहाँ पर समझने में थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टीज हो सकती है। तो इससे पहले मैं 4 लेसन्स और 2 यूनिट कंप्लीट पढ़ा चुका हूँ, आप वो ज़रूर देखिएगा। आज की इस वीडियो के साथ हमारा यूनिट 2 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, देन हम यूनिट 4 की ओर बढ़ेंगे। टोटल इस सब्जेक्ट में 5 यूनिट्स है एंड 8 लेसन्स है। तो आज की यूनिट के साथ हमने 3 यूनिट्स कवर कर ली एंड 5 लेसन्स कवर कर लिए। अब हमारे पास टोटल 3 लेसन्स कवर करने को रह गए हैं टोटल 2 यूनिट्स में। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में हम और भी जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, चाहे आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, किसी भी सेमेस्टर में हैं, उन सभी सेमेस्टर्स के जो सब्जेक्ट्स हैं उन्हें इजी से इजी लैंग्वेजेस में कवर करवाने की कोशिश की जाएगी। और ये जो PDF है आपको इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दी जाएगी। PDF फ्री ऑफ कॉस्ट है, बस आपको इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है एंड थोड़ा सा जो बैकग्राउंड नॉइज आएगी उसे इग्नोर करना है। तो लेसन नंबर 5 का पार्ट बी जो है, पार्ट ए हमने पढ़ लिया। पार्ट ए में क्या था, इंडियाज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के बारे में हमने पढ़ना था, तो हमने वो पढ़ लिया है पार्ट ए में। अब पार्ट बी पढ़ेंगे जिसमें हम मेजर सोशल एंड रिलीजियस जो मूवमेंट्स थे, चाहे वो सत्यशोधक समाज से रिलेटेड है, विवेकानंद जी से रिलेटेड है, सावित्रीबाई फुले से रिलेटेड है, तो जितने भी ये जो मूवमेंट हुए थे 19th सेंचुरी के आसपास उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिएगा 19th सेंचुरी जो है वो इंडियन हिस्ट्री में एक ट्रांसफॉर्मेटिव एरा के रूप में देखी जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिएगा पहले एक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था एंशिएंट इंडिया में, जब हम भक्ति मूवमेंट के बारे में पढ़ते हैं कि भक्ति मूवमेंट में किस तरीके से जो अलग अलग शैवाइट एंड वेस्टर्नाइट्स थे उन्होंने किस तरीके से गलत का विरोध किया और अच्छी बातों को अपने मतलब हिंदुइज्म में एक्सेप्ट किया। तो सेम यहाँ पर थोड़ा मॉडर्न वे में यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, और वो ट्रांसफॉर्मेशन था सोशल, कल्चरल, इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग को लेकर। कि क्या था कि हम भारतीय लोग कहीं ना कहीं कुछ सुपरस्टिशंस में पकड़े हुए थे, कि भाई कुछ ऐसे सुपरस्टिशंस थे लाइक यहाँ पर जो बेसिकली देखिएगा मेरी जो इन्फॉर्मेशन नॉलेज है इस PDF में वो सारी SOL का जो आपका ऑफिशियल PDF आता है वहाँ से मैंने पढ़कर इन नोट्स को प्रिपेयर किया है। तो मैं अपने हिसाब से कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको वही पढ़ा रहा हूँ जो बुक्स में लिखा है। ओके, तो अगर किसी को बुरा लगता है सो आई कैन ओनली से सॉरी। ओके, तो देखिएगा यहाँ पर क्या हुआ कि जो कुछ सुपरस्टिशंस थे, लाइक चाहे हम सती प्रथा देखें या विधवा का जो रीमैरिज नहीं हो सकता था, उनके खिलाफ यहाँ पर बातें हुई। यहाँ पर जो जितने भी इंटेलेक्चुअल्स थे, जितने भी स्कॉलर्स थे, चाहे वो राजा राम मोहन रॉय थे, स्वामी दयानंद सरस्वती थे, स्वामी विवेकानंद, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ज्योतिराव फूले थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर, सर सैयद अहमद खान थे, तो इन सब लोगों ने किसके लिए आवाज़ उठाई? ये देखिएगा, सबसे पहली बात आपको ये जानना होगा कि मोस्टली जिनका मैंने यहाँ पर नाम लिया, तो इन्होंने जो एजुकेशन इम्पार्ट किया था, एजुकेशन जो गेन किया था वो था इंग्लिश एजुकेशन। इंग्लिश एजुकेशन यानी कि मैकॉले की माइन्यूट के बारे में जब आप पढ़ेंगे, हालांकि UPSC मेंस में मैकॉले के माइन्यूट के ऊपर आज एक क्वेश्चन भी आया था GS पेपर 1 में, तो देखिएगा उसको भी हम इसी वीडियो में आज पढ़ेंगे। तो देखिएगा मैकॉले का माइन्यूट क्या था। मैकॉले या फिर ब्रिटिशर्स चाहते थे कि वो भारत के लोगों को एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम प्रोवाइड करवाए जिसमें मतलब कि वो जो
आई वुड से कि बॉटल जो है वो इंडियन है बट जो वाइन है वो ब्रिटिशर है, कि एक ऐसा समाज इंडिया में या फिर भारत में ये प्रिपेयर करे जिसमें भारतीय लोग ही भारत की जो संस्कृति है, संस्कार है, उसके खिलाफ बोले। तो बेसिकली माइन्यूट जो एजुकेशनल सिस्टम था मैकॉले का, ब्रिटिशर्स का, तो बेसिकली इस सिस्टम में था कि भारत के लोगों को अपने ही कल्चर के बारे में बुरा बुरा पढ़ाओ। तो इसके खिलाफ क्या हुआ, ये बैकफायर कर गया जब राजा राम मोहन रॉय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ज्योतिबा फुले, डॉक्टर BR अम्बेडकर, सर सैयद अहमद खान, इन लोगों ने इंग्लिश मीडियम में एजुकेशन ग्रहण की। एंड देन इन्होंने समझा कि भाई इंग्लिश मीडियम में हमने एजुकेशन तो ग्रहण कर ली, लेकिन क्या हमारा ही समाज गलत है, क्या हमारे समाज में ही बुराई है? तो इन्होंने पाया नहीं, हमारा समाज बुरा नहीं है, इसे बनाया गया है कुछ ऐसे इवेंट्स है या फिर रिचुअल्स है जिसके कारण ये समाज थोड़ा बहुत बुराई की तरफ चला गया। अगर उन बुराइयों को हम हटा देते हैं तो हमारा समाज, हमारा कल्चर, हमारी संस्कृति बहुत अच्छी है। तो इनमें इन्होंने क्या किया कि राजा राम मोहन रॉय, स्वामी दयानंद सरस्वती, BR अम्बेडकर, सर सैयद अहमद खान, इन लोगों ने अपने अपने धर्मों में देखा और अपने अपने धर्मों में, चाहे वो इस्लाम था, हिंदुइज्म था, उसमें जो कुरीतियाँ थी, जो कमियां थी, उसे दूर करने के लिए इन्होंने एक मूवमेंट्स चलाए जिनको कहा गया कि जो इनह्यूमन प्रैक्टिसेस हुआ करती थी उसको अबॉलिश करने के लिए एक मूवमेंट चला, जिसमें सती प्रथा को खत्म किया गया, विडो रीमैरिज को अलाउ किया गया, विमेन की एजुकेशन पर चर्चा की गई, कास्ट बेस्ड जो डिस्क्रिमिनेशन था, अनटचेबिलिटी थी, उसके खिलाफ यहाँ पर चर्चा की गई और उन सभी कुरीतियों को, हमारे जो कल्चर था, हमारी जो संस्कृति थी, उससे हटाने के लिए यहाँ पर एक नेशनल मूवमेंट स्टार्ट हुआ जिसे हम इंडिया का ट्रांसफॉर्मेटिव एक एरा के रूप में देखते हैं। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अब बात करते हैं राजा राम मोहन रॉय के ब्रह्मो समाज के बारे में। देखिएगा, राजा राम मोहन रॉय के नाम के आगे राजा क्यों लगता है, कभी आपने इसके बारे में जानने की कोशिश की है? बेसिकली ये जो वर्ड है राजा, या ये कहे कि ये जो उपाधि है राम मोहन रॉय को अंग्रेजों के द्वारा दी गई थी, क्योंकि राजा राम मोहन रॉय ने समाज के लिए कुछ ऐसे कार्य किए जिससे अंग्रेज जो थे वो प्रसन्न हो गए और अंग्रेजों ने ये उपाधि राजा राम मोहन रॉय को दी थी। अब यहाँ पर जो राजा राम मोहन रॉय थे, उन्होंने क्या किया था, उनको भारत में इंडियन रेनेसां का पितामह कहा जाता है। जो 19वीं शताब्दी में जो रेनेसांस हुआ था ना, पुनरुत्थान कहा जाता है हिंदी में, उसका पितामह कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने शुरुआत कर दी थी भारत में कुछ कुरीतियों को उखाड़ फेंकने की। 1828 में इन्होंने ब्रह्मो समाज की स्थापना की। असेसमेंट में पूछा जा सकता है कि ब्रह्मो समाज किसके द्वारा स्थापित किया गया था या फिर कब किया गया था, तो यहाँ पर आपको आंसर मिल गया। ठीक है, 1828 में इन्होंने ब्रह्मो समाज की स्थापना की। अब ये जो ब्रह्मो समाज था या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन थी, वो किस लिए स्थापित की गई थी? ये इसलिए स्थापित की गई थी कि भाई उनका मानना था, राजा राम मोहन रॉय का मानना था कि जो वर्शिपिंग है वो किसी मूर्ति की नहीं करनी हमें। वो मोनोथिज्म पर बिलीव करते थे और मानते थे कि देयर इज ए सुप्रीम रियलिटी इन द नेचर, की जो सुप्रीम रियलिटी है, जो हम कह सकते हैं जो शक्ति है, वो मूर्ति में नहीं और नेचर में है, जिसका कोई फॉर्म नहीं है, कोई आकार नहीं है, कोई विकार नहीं है। तो इनका ये मानना था। इन्होंने रैशनल इंक्वायरी पर ज़्यादा फोकस किया। इन्होंने बोला कि जो सुपरस्टिशियस, जो अंधविश्वास था, उसको हटाने की आवश्यकता है। तो इन्हीं जो एफर्टलेस या फिर कह सकते हैं कि रेलेंटलेस जो कैंपेन था राजा राम मोहन रॉय का, उसके कारण क्या हुआ कि भाई बहुत सारी कुरीतियां जो इन्होंने बताई थी, चाहे सती प्रथा है, विडो रीमैरिज है, या फिर महिलाओं की शिक्षा की बात है, उसको अंग्रेजों ने ध्यान में लिया। और साथ में जब गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, तब उन्होंने, अंग्रेजों ने यानी कि ब्रिटिशर्स ने, एक एक्ट पास किया। उस एक्ट का नाम था द अबॉलिशन ऑफ सती एक्ट 1829। यहाँ से क्या हुआ कि जो सती प्रथा थी उसको गैर कानूनी बोल दिया गया और अगर कोई करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी थी।
तो यहाँ पर क्या हुआ कि राजा राम मोहन रॉय ने समाज के लिए क्या किया, देखिएगा उन्होंने महिलाओं में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट था सती प्रथा को ख़त्म किया, देन विडो रीमैरिज के लिए उन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, और जो अंधविश्वास था उसको ख़त्म करने की और उन्होंने बातें की। फिर बारी आती है आर्य समाज की। आर्य समाज जो है वो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा स्थापित किया गया। अब देखिएगा ये जो आर्य समाज है वो बॉम्बे में 1875 में इसकी स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? एक ग्रेट वैदिक स्कॉलर थे स्वामी दयानंद सरस्वती, ब्राह्मण थे, और उनके द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई। अब जो दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई तो इसमें क्या था कि दयानंद सरस्वती का मानना ये था कि हमें वेदास की ओर दोबारा जाने की जरूरत है, और उन्होंने एक नारा दिया था जिसे कहा गया गो बैक टू द वेदास। क्योंकि क्या हुआ था कि जब ये अंग्रेज भारत में आए तो इन्होंने ना अपनी ही जो वो कहते ना बढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया था कि दे आर द सुपीरियर एंड वी आर द इंफीरियर, कि वही सर्वश्रेष्ठ है और हम ही सबसे बेकार है। तो इन्होंने भारतीयों के माइंड में ऐसा डालना स्टार्ट कर दिया था। फिर दयानंद सरस्वती जैसे लोग आए, उन्होंने कहा कि भाई हम गो बैक टू वेदास, कि वेदास में कुछ तो ऐसी स्पिरिचुअल नॉलेज है जो इगैलिटेरियन है, रैशनल है एंड प्योर है, जो अभी हम समझ नहीं पाए, कि भाई जो वेदास है उसको पढ़ो, समझो एंड फिर अपने कल्चर्स पर उंगली उठाओ। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया कि भाई वैदिक जो जितने भी वेदास थे उनको पढ़ना स्टार्ट किया, और उनको पढ़ने के बाद इन्होंने कहीं ना कहीं जो कुरीतियाँ थी उसके खिलाफ बोलना स्टार्ट किया स्वामी दयानंद सरस्वती ने, कि भाई हमारे समाज में चाइल्ड मैरिज नहीं होनी चाहिए, हमारे समाज में जो मीनिंगलेस रिचुअल्स है जिनका कोई मतलब ही नहीं है, जो वेदास में नहीं है, उनको नहीं फॉलो करना चाहिए, और जो बहुत सारी कुरीतियाँ है चाहे वो कास्ट सिस्टम से रिलेटेड है या डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड है किसी भी प्रकार के, जो हमारे स्पिरिचुअल लिटरेचर्स में नहीं है तो वो हम क्यों फॉलो करते हैं। तो इन्होंने बोला कि भाई जो बर्थ बेस्ड हायरार्की थी हमारे समाज में वो किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन करने के लिए नहीं थी, वो थी डिस्टिंग्विश करने के लिए कि लोगों के बीच जिनका कार्य है वो उन्हीं को करना है। जो वर्ण सिस्टम थी वो मतलब डिवाइड करने के लिए नहीं थी, वो मेरिट बेस्ड थी, इनका ये मानना था। तो यहाँ पर आर्य समाज ने एक बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन दिया। स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा एक दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल्स या फिर कॉलेजेस स्थापित किए गए, जिन्हें आज हम डीएवी पब्लिक स्कूल्स के नाम से जानते हैं। गुरुकुल्स स्टार्ट किए गए जहाँ पर वैदिक नॉलेज दी गई, पैट्रियोटिज्म पढ़ाया गया, अपने जो फिजिकल कल्चर था, संस्कृति थी, सेल्फ रिलायंस को लेकर पढ़ाया गया। वह जो वेस्टर्न कल्चर था, वेस्टर्न इंडियन कल्चर था, उसे भी पढ़ाया गया। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, जिसमें रामकृष्ण मिशन, जिसमें स्वामी विवेकानंद जी का बहुत बड़ा योगदान था। देखिए लेट 19th सेंचुरी में क्या हुआ, रामकृष्ण मिशन जो था वो स्टैब्लिश किया गया था 1897 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा। कहाँ किया गया था? कलकत्ता में। और इसकी इंस्पिरेशन जो थी वो विवेकानंद जी के गुरुजी जो थे स्वामी रामकृष्ण परमहंस, उनसे ली गई थी। रामकृष्ण परमहंस के ऊपर एक ऑटोबायोग्राफी भी है, आप पढ़िएगा। ओके, तो स्वामी विवेकानंद जी ने क्या किया कि भाई उन्होंने एक फिलॉसफी इंट्रोड्यूस की जिसे कहा गया अद्वैता वेदांत। अद्वैता वेदांत विद एक्टिव कंपैशनेट फॉर सोशल सर्विसेज, इस समाज की भलाई के लिए कार्य करना है हमें। उन्होंने कहा कि जो ट्रू वर्शिपिंग ऑफ गॉड है वो कहाँ पर है? ह्यूमैनिटी में है, कि आप ह्यूमन के लिए कार्य करें। उन्होंने बताया कि एलिवेटिंग द कॉज ऑफ दरिद्र नारायण, सर्विंग गॉड इन द पुअर एंड ऑप्रेस्ड, कि जब आप गरीबों को सर्व करते हैं, गरीबों की सहायता करते हैं, तो उसका मतलब है कि आप भगवान की सेवा कर रहे हैं। उनका ये मानना था। विवेकानंद जी का जो स्पीच थी शिकागो में 1893 में, वो तो आप सब जानते हैं। तो इन्होंने जो इंटरनेशनल सोसाइटी थी, जिसे कहा जाता है कि पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स हुई थी शिकागो में 1893 में,
वहां पर इन्होंने एक ऐसा भाषण दिया जिसके बाद अंग्रेजों को लग गया कि भाई भारत के अंदर भी कुछ ऐसे रैशनल नॉलेजेबल लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनके पास इतनी नॉलेज है कि हमारे पास इतनी नहीं है। तो यहाँ से अंग्रेजों को पता चल चुका था कि भारत में बहुत से लोग हैं जो एजुकेटेड है, वेल एजुकेटेड एंड दे कैन डू वंडर्स इन देयर लाइफ्स। अब बात करते हैं एंटी कास्ट मूवमेंट की, जो सोशल जस्टिस के लिए इंट्रोड्यूस किए गए थे। इसमें ज्योतिराव फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। महाराष्ट्र में इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी, इंग्लिश में इसे कहे तो ट्रूथ सीकर्स, 1873 में। अब यहाँ पर क्या था कि जो ब्राह्मणिकल हेजेमनी थी कि भाई एक पर्टिकुलर कास्ट के लोग ही पढ़ाई करेंगे और दूसरी जो इंफीरियर कास्ट है या फिर लोअर कास्ट है जिन्हें शूद्रा अति शूद्रा कहा जाता था, वो मतलब कि जो एजुकेशन है वो नहीं ग्रहण कर पाएंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ज्योतिराव फुले ने उनकी जो धर्मपत्नी थी सावित्रीबाई फुले, उनके साथ मिलकर सत्यशोधक समाज की स्थापना की, जहाँ पर गर्ल्स को स्पेसिफिकली जो ऑप्रेस्ड गर्ल्स थी और जो लोअर कास्ट की गर्ल्स थी उनको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करवाया गया। देन कम्स डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का ये था कि इन्होंने एक इगैलिटेरियन फाउंडेशन को लीड किया था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का पूरा नाम था डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर। बहुत इम्पोर्टेंट फिगर के रूप में इमर्ज हुए थे, टावरिंग लीडर के रूप में इंट्रोड्यूस किए गए थे ये दलित मूवमेंट के। इन्होंने बहुत सारे जो डिप्रेस्ड क्लासेस थे, लोअर कास्ट के जो लोग थे, उनको साथ में मोबिलाइज किया और इन्होंने लड़ाई लड़ी अपने सिविल राइट्स के लिए, सोशल डिग्निटी के लिए, टेम्पल एंट्री के लिए, इक्वल एक्सेस टू पब्लिक रिसोर्सेज के लिए। इनकी इंटेलेक्चुअल ब्रिलियंस इतनी अच्छी थी कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना, आज भी हम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जनक कहते हैं, कि इनके जो विचार थे, थॉट्स थे, फिलॉसफी थी, उनको हमने अपने भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया है। ये कॉन्स्टिट्यूशन की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके हेड भी थे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या फिर अलीगढ़ मूवमेंट की बात करें तो उसमें सर सैयद अहमद खान ने एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। देखिएगा मुस्लिम कम्युनिटी में ये था कि क्या था कि मुस्लिम कम्युनिटी में ज़्यादातर लोग अपने रिलीजन को ज़्यादा ही फॉलो कर रहे थे। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, सर सैयद अहमद खान आए और उन्होंने कहा कि मुस्लिम यूथ जो है वो अपने रिलीजन को फॉलो तो करता है, दैट्स ग्रेट, बट क्या है ना कि अब यहाँ पर हमें साइंटिफिक वे की तरफ भी जाने की ज़रूरत है। तो इन्होंने कहा कि एक मुस्लिम युवक जो है उसके एक हाथ में कुरान की किताब है और दूसरे हाथ में साइंटिफिक या फिर साइंस की किताब है। तो इनका ये मानना था, इन्होंने मुस्लिम्स के लिए कि जो मुस्लिम कम्युनिटी थी वो कहीं ना कहीं पीछे पड़ गई थी, मतलब पीछे रह गई थी, हम कह सकते हैं कि एजुकेशन में, सोशियो पॉलिटिकल लैंडस्केप में, तो उनको आगे लाना था। तो सर सैयद अहमद खान ने एक कॉलेज की स्थापना की थी जिसका नाम था मोमेडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जिसे माओ कॉलेज के नाम से जाना गया था। 1875 अलीगढ़ में इसकी स्थापना की गई। फिर ये धीरे धीरे जाकर इवॉल्व हुआ किसमें, आज की जो फेमस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है के नाम से जाना जाता है ये कॉलेज। तो यहाँ पर क्या था कि भाई नॉलेज इम्पार्ट करनी थी, नॉलेज देनी थी किनको, जो मुस्लिम यूथ से उनको। कलेक्टिव इम्पैक्ट ऑफ रिफॉर्म मूवमेंट। अब यहाँ पर क्या क्या इम्पैक्ट आए इन सभी रिफॉर्म मूवमेंट के। पहला तो कि इरेडिकेशन ऑफ सोशल एविल्स एंड ह्यूमन राइट्स। तो जितने भी अनटचेबिलिटी, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, महिलाओं के साथ जितने भी डिस्क्रिमिनेशन थी, सती, विडो रीमैरिज, ये जितने भी मतलब कि कास्ट या फिर क्लास एविल थी, सोशल एविल्स थे, वो सब दूर हुए इन मूवमेंट से। एलिवेशन ऑफ वुमेन एंड मार्जिनलाइज्ड क्लासेस। अब क्या हुआ कि जो महिलाओं के साथ पहले भेदभाव होता था, डिस्क्रिमिनेशन होता था, वो होना अब यहाँ पर बंद हुआ। और जो महिलाओं की स्थिति थी, चाहे सावित्रीबाई फुले को हम देख सकते हैं और भी बहुत सारी महिलाएं थी, कस्तूरबा गांधी जी थे, तो महिलाओं की जो स्थिति थी, अहिल्याबाई होलकर माता जी, तो उनकी स्थिति जो थी वो आगे बढ़ी और ऊपर उठी। कल्चरल रेनेसेंस और रिस्टोरेशन ऑफ नेशनल प्राइड। पहले अंग्रेजों ने हमारे माइंड, मस्तिष्क और
ध्यान में ये डाल दिया था कि भाई हमारा जो कल्चर है, संस्कृति है, संस्कार है, वो बहुत ही इंफीरियर है, एंड उनका जो वेस्टर्न कल्चर है, संस्कृति है, संस्कार है, सुपीरियर है। तो उसके खिलाफ क्या हुआ, हमने एंशिएंट फिलोसफी, लिटरेचर, साइंटिफिक नॉलेज को अचीव किया, एंड देन जाना कि हमारा जो कल्चर, संस्कृति, फिलोसफी एंड एजुकेशन सिस्टम है वो फार बेटर देन वेस्टर्न है। ओके, तो ये यहाँ पर हुआ सिंथेसिस ऑफ ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी। अब यहाँ पर क्या हुआ कि हमने आर्य समाज में देखा कि बैक टू वेदास कहा गया, तो वेदास की पढ़ाई के साथ हमने मॉडर्न एजुकेशन को भी ग्रहण किया, और जिससे हमने दोनों का एक मिश्रण प्रिपेयर किया। स्पिरिचुअल एंड सोशल फाउंडेशन की बात करें इंडियन नेशनलिज्म में, तो स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इन लोगों ने क्या कहा कि भाई सोशल फाउंडेशन तो हमारा मजबूत करना है, इसमें हम स्पिरिचुअलिटी को भी लेकर चलेंगे तो हमारा स्पिरिचुअल एंड सोशल फाउंडेशन मजबूत होगा, और एट द एंड हम कहाँ जाएंगे, भारतीय राष्ट्रवाद की ओर, सोशल जस्टिस को लेकर एक्सेट्रा। अब लेसन नंबर 5 का पार्ट सी है, इसमें क्या है, एजुकेशन एंड राइज ऑफ द न्यू मिडिल क्लास, कि एजुकेशन में क्या क्या बदलाव हुए। तो देखिएगा ऊपर हमने पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले इसी वीडियो में कि जितने भी मूवमेंट थे वो ज़्यादातर एजुकेशन सिस्टम को लेकर थे। हमने देखा कि किस तरीके से सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई, किस तरीके से डीएवी की स्थापना की गई, किस तरीके से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई। तो एट द एंड फोकस कहाँ पर था इन इंटेलेक्चुअल्स का, एजुकेशन पर, कि भाई एजुकेशन पर हमें बदलाव करना होगा, और अगर हम एजुकेशन को अच्छा कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, समाज अच्छा हो जाएगा। क्योंकि एक एजुकेटेड लोग जब होंगे तो वो जानेंगे कि भाई किस तरीके से हमें यहाँ पर रहना है। तो यहाँ पर वेस्टर्न फिलोसफी, लॉ, लिटरेचर, पॉलिटिकल थॉट को इंडियन माइंड्स में इंट्रोड्यूस किया गया एंड वो पढ़ा गया। फिर ये जो ब्रिटिश या फिर वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम को ग्रहण किया इंडियन पीपल ने, तो यहाँ से क्या नए मिडिल क्लास की यहाँ पर शुरुआत हुई। बहुत सारे लोग लॉयर्स बने, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड बहुत सारे महात्मा गांधी, तो बहुत सारे लोग थे जो लॉयर्स बने, डॉक्टर्स बने, इंजीनियर्स बने, इवन इंडियन सिविल सर्विसेज जिसे आईसीएस कहा जाता था उस समय, उसको ज्वाइन किया, एंड देन उन लोगों ने उनके सिस्टम को समझा, एंड देन हमारे समाज में बदलाव के लिए एक कदम आगे बढ़ाया। तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहला जो बदलाव था वो 1813 का चार्टर एक्ट था। चार्टर एक्ट में क्या हुआ कि भाई 1 लाख रुपए एजुकेशन के लिए, यानी कि जो इंडियन लोग थे उनको पढ़ाने के लिए कंट्रीब्यूट किया जाता था ब्रिटिशर्स के द्वारा। अब यहाँ पर 1 लाख रुपए ब्रिटिश पार्लियामेंट दे रही है, तो ऐसे ही तो नहीं कि वो उदार थे, लिबरल थे और हमारी भलाई के लिए देते थे, नहीं, वो चाहते थे कि भारत में एक ऐसी जनसंख्या हो, एक ऐसी ग्रुप ऑफ पीपल हो जो हो इंडियन, लेकिन बात करें किनके लिए, ब्रिटिशर्स के लिए। तो उन्होंने इस सिस्टम के लिए एक चार्टर एक्ट पारित किया और उसमें 1 लाख रुपए का कंट्रीब्यूशन देना स्टार्ट किया, ताकि जो वेस्टर्न एजुकेशन है वो भारत के लोगों तक पहुंचे। मैकॉलेज मार्टिन्यूट की अगर बात करें, आज यूपीएससी में क्वेश्चन भी आया था इसका, तो इसमें क्या था, 1835 में इसे इंट्रोड्यूस किया गया था, माइन्यूट ऑन एजुकेशन इन 1835। तो मैकॉले जो है वो मानते थे कि भारत के पास कोई इंडिजिनस एजुकेशनल या फिर नॉलेज सिस्टम ही नहीं है, लाइक संस्कृत या अरेबिक, कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है इंडिया के पास। तो इन्होंने कहा कि हमें इन्हें वेस्टर्न लर्निंग देने की जरूरत है इंग्लिश लैंग्वेज में, और इनका मेन मोटिव क्या था, इंडियन इन ब्लड एंड कलर बट इंग्लिश इन टेस्ट, इन ओपिनियन, मोरल एंड इन इंटेलेक्ट, कि भाई ये कलर से देखेंगे तो इंडियन है, अगर इनको देखेंगे ब्लड से तो ये इंडियन है, लेकिन इंग्लिश है कैसे, इनको खाना इंग्लिश पसंद है, इनके ओपिनियन इंग्लिश एजुकेशन से, इनका मोरल सिस्टम जो है वो इंग्लिश है, और इनका इंटेलेक्ट जो बात करने का तौर तरीका है वो भी इंग्लिश है, ब्रिटिशर्स के हिसाब से कार्य करेंगे। तो इन्होंने इंग्लिश एजुकेशन एक्ट ऑफ 1835 इंट्रोड्यूस किया, विलियम बेंटिक की अध्यक्षता में गवर्नर जनरल थे तब ये। तो इन्होंने जुडिशरी, एडमिनिस्ट्रेशन, लाइक इंग्लिश लैंग्वेज वगैरह पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, और इसी में हमारे देश के बहुत सारे जो लीडर्स थे, फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने पढ़ाई तो की, लेकिन वो सारा एजुकेशन सिस्टम इनका समझकर देन इनके खिलाफ एक विद्रोह किया, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे।
अब 1857 में यूनिवर्सिटीज एस्टेब्लिश की गई। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा 1857 में क्या हुआ था, क्रांति हुई थी। फिर 1858 में एक एक्ट पास किया गया था जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से जितनी भी भागदौड़ से इंडिया से रिलेटेड शक्तियाँ थी वो छीन ली थी कि भाई लाओ हमारी शक्तियाँ वापस दे दो। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि 1857 में इन्होंने माइंड के साथ खेलना स्टार्ट कर दिया कि अब इंडियंस के माइंड को चेंज करना होगा, इनके ब्रेन वॉश करने होंगे और ये सिर्फ ब्रिटिशर्स के बारे में ही बात करे, ऐसा इनका माइंड करना होगा कि ब्रिटिशर्स की अच्छाई करे सिर्फ। तो इन्होंने इंडिया में यूनिवर्सिटीज स्थापित करना स्टार्ट कर दिया, चाहे यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा, यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास आदि। यहाँ पर इन्होंने इस्टेब्लिश करना स्टार्ट कर दिया, जहाँ पर प्रोफेशनल ऑफ लॉ, यहाँ पर लॉयर्स को पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, ह्यूमैनिटीज, मेडिसिन, इंजीनियरिंग और साथ ही साथ जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज थी उसके बारे में भी यहाँ पर पढ़ाना स्टार्ट कर दिया इंडियंस को। अब यहाँ पर न्यू मिडिल क्लास का इमर्जेंस हुआ। न्यू मिडिल क्लास कैसे आया, यहाँ पर देखिएगा, हमने इन यूनिवर्सिटीज़ में जाकर एजुकेशन अक्वायर की, अर्न की, डिग्रीज, प्रोफेशनलिज्म में गए, इंग्लिश लिटरेसी पढ़ी हमने, फिर हम बने लॉयर्स, लीगल एडवोकेट्स बने और हमने पब्लिक डिबेट्स में हिस्सा लिया, जूरिस्प्रूडेंस पढ़े, इनके लीगल एसोसिएशंस के में पार्टिसिपेशन किया, कोर्ट रूम में डिस्कशन एंड डिबेट्स में पार्टिसिपेशन लिया और फिर हमने इन्हीं की लैंग्वेज में जवाब देना स्टार्ट किया। हमारे लोग जो थे जर्नलिस्ट बने, राइटर एंड एडिटर बने, अपने जो पैट्रियोटिक लिटरेचर थी, बुक्स मतलब छापना स्टार्ट किया, पब्लिक ओपिनियन न्यूज़पेपर्स में लिखना स्टार्ट कर दिया, एडमिनिस्ट्रेटिव जो एब्यूज़ होती थी, इंग्लिश लोग आते थे ICS इंडियन सिविल सर्विसेज में एंड देन वो एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट कर देते थे, उसके खिलाफ बोलना स्टार्ट कर दिया। प्रोफेसर्स, टीचर्स, एकेडमिशियंस हिस्टोरिकल इंक्वायरी करना स्टार्ट कर दिया, सेक्युलर रैशनलिज्म की ओर हम बढ़ गए। सिविल सर्वेंट्स बने जिन्होंने एंड एडमिनिस्ट्रेटिव क्लरिकल जॉब्स को ज्वाइन किया और यहाँ पर जो डिस्क्रिमिनेटरी ग्रास था उसे ब्रेक किया इन लोगों ने, जिससे क्या हुआ, एक नई मिडिल क्लास की यहाँ पर स्थापना हुई। एजुकेशन, सोशल कॉन्शियसनेस एंड रिफॉर्म लीडरशिप, अगर बात करें तो इसमें राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, अहिल्याबाई होलकर, स्वामी विवेकानंद, ज्योतिराव फूले, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, सभी लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, जिसमें स्वामी विवेकानंद जी के बारे में हमने जाना कि किस तरीके से उन्होंने शिकागो में एक स्पीच दी, जिसके बाद हमारा जो फिलोसफिकल कल्चर था वो किस तरीके से उभर कर सामने आया, स्पिरिचुअल सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारा यहाँ बढ़ा, ह्यूमैनिटेरियन सर्विस की ओर हम बढ़े। दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ की थियरी दी। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था। इन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ की जो थियरी थी कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स भारत को लूट रहे, भारत को गोल्डन बर्ड कहा जाता था, किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने भारत को लूटा, उसके बारे में स्टैटिकली बताया, इन्होंने नंबर्स के साथ बताया। गोपाल कृष्ण गोखले ने क्या कहा, कंबाइन इंटेलेक्चुअल डिसिप्लिन विद पॉलिटिकल मॉडरेशन की, एक पॉलिटिशियन थे और उन्होंने एक इंटेलेक्चुअल जो डिसिप्लिन थी उसके साथ इन्होंने कहीं ना कहीं विरोध किया ब्रिटिशर्स का। विमेन एजुकेशन एंड जेंडर इक्वेलिटी के लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने एक कॉलेज खोला जहां पर सभी महिलाओं को पढ़ाई का एक अवसर प्रोवाइड करवाया गया, विडो रीमैरिज इंट्रोड्यूस की गई और सती प्रथा के विरोध में यहाँ पर चर्चाएं हुई। जैसे कि बंगाल में एक कॉलेज खोला गया था जहाँ पर महिलाओं को पढ़ाया गया। सावित्रीबाई फुले ने अपने जो सावित्रीबाई फुले उनके जो हस्बैंड थे ज्योतिराव फुले, उन्होंने फर्स्ट इंडिजिनस स्कूल खोला गर्ल्स के लिए, जहाँ पर ऑप्रेस्ड क्लास, लोअर कास्ट की जो महिलाएं थी वो जाती थी एंड शिक्षा ग्रहण करती थी। तो इन एजुकेशनल इनिशिएटिव्स ने डेफिनेटली एलिवेट किया है पब्लिक लाइफ ऑफ वेमेन एंड जो डाउन ट्रोडन सोसाइटी के लोग थे उनकी स्थिति को। इसमें बहुत सारी महिलाएं थी, सरोजिनी नायडू, कस्तूरबा गांधी, एनी बेसेंट जैसे लोगों ने बहुत ही अच्छे से भागीदारी अपनी निभाई एंड इन्होंने कहीं ना कहीं ब्रिटिश सिस्टम की जो नींव थी उसे हिला कर रख दिया। एजुकेशन एंड राइज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म की बात करें तो देखिएगा, एजुकेशन के बारे में हमने पिछली वीडियो में भी पढ़ा था कि ब्रिटिशर्स के साथ ही रहकर ब्रिटिशर्स का जो एजुकेशन सिस्टम था उसे हमने पढ़ा और उसी को हमने ध्यान में रखते हुए उन्हीं का विरोध किया। हमने न्यूज़पेपर्स स्थापित किए, हमने बहुत सारे ऐसे कार्य थे जो किए जो कि हम लीगल तरीके से करते थे। हम कोर्ट रूम में जाते थे, PILs फाइल करते थे, हम केसेस फाइल करते थे एंड उनको हम लीगल तरीके से जीतते भी थे। तो इसमें क्या हुआ कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसने की थी ये बताइए।
देखिएगा इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना एओ ह्यूम के द्वारा हुई थी। एओ ह्यूम के द्वारा की गई थी 1885 में, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की बेसिकली ये ब्रिटिशर्स के लिए थी, लेकिन फिर धीरे धीरे जब इंडियंस लोग इनमें ज्वाइन होना स्टार्ट हो गए तो फिर ये एक इंडियन मूवमेंट के रूप में चल पड़ा। तो यहाँ पर देखिएगा एक ट्रायो था जिसने सेल्फ रूल के लिए चर्चा की, लाल बाल पाल ट्रायो के नाम से जाना जाता है। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल। उन्होंने अल्टीमेट सेक्रीफाइस किया है देश के लिए, उन्होंने देश के लिए बहुत कार्य किया है लाल बाल पाल ने। तो यहाँ पर देखिएगा ये सारे मूवमेंट थे, ये सारे लोग थे जिन्होंने कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इंडिया के हर एक पड़ाव में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो कृपया लाइक कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और स्टडी विद सूरज यूट्यूब चैनल जो है इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।